मुझे कफन पहना दो, फिर मैदान में चले जाना। मुख्तार को पहले नारिया से इश्क का काफी खमियाजा भुगतना पड़ा है। जाओ, मेरे रास्ते की रुकावट मत बनो। क्या हुआ नारिया? तुम तो कान लगाए हुए खड़ी थी मक्कार। सुन तो लिया, उसने इश्क का खमियाजा उठा लिया है। हाय तुफ है तुम्हारी मैयत पे नारिया। काश मेरा मुर्दा बाप वो ना होता जिस पर रसूल खुदा नाराज थे। गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही हो नारिया? मुर्दे नहीं उखाड़ रही हूँ जारिया, दिल रो रहा है। मैं समरा इब्न जुंदब के अलावा किसी की भी बेटी होती तो अपनी नजरों की तेजी से मुख्तार की ज़बान काट देती। अब भी कर सकती हो। नहीं हो सकती जारिया, तुम्हारी चचा जान के वसवसे ज्यादा कारी थे। वो मैदान में उतरना चाहते हैं। ठीक है जाए, तो मैं भी उसके पांव की जंजीर नहीं बनना चाहती। नहीं, बज़ाहिर शायद तुम्हें भी मुख्तार को जंगी लिबास में देखना बुरा नहीं लगेगा। हाँ क्यों नहीं, मुख्तार जंगी लिबास में दिलकश लगता है बनिस्बत किसानों के लिबास के। जब वो अपनी दाढ़ी छोटी करता है तो और भी मगरूर लगता है। नारिया तुम क्यों हसद नहीं करती? मुख्तार का जंगी लिबास तुम्हारा दुश्मन है। उस बात से डरो जो तुम्हारा घर उजाड़ सकती है। वाकई? जरा सोचो नारिया, मुख्तार मैदान में जाएगा तो सिर्फ हसन के दुश्मनों का दिल ही नहीं दहल जाएगा, बल्कि अरब की काली आंखों वाली लड़कियों की एक बहुत बड़ी तादाद उसमें मरती है और गश खाती। ईरानी अफसानों में एक पहलवान है जिसका नाम है रुस्तम, जो अजदहा और बड़े से बड़े देव को मार डालता है। मकसद? तुम रुस्तम की शबीह बन गए हो, जो नामुमकिन जंगों का पहलवान और दुश्वार मैदानों का फातेह है। मैं हमेशा अपने ख्यालों के रुस्तम को तुम्हारे जैसा देखता था। कियान, मैं मुख्तार हूं, अपनी ही शबीह हूं। अगर तुम्हारी कहानियों का रुस्तम भी आ जाए तो इन हिजड़ों की जमात के साथ नहीं चल पाएगा। हालात जैसा मैं सोच रहा था उससे ज्यादा नाजुक हैं। वो हाथ जो गोद में सोना रखता है, उसकी मुट्ठी में छुपा हुआ खंजर भी होता है। इस बार मुआविया ने अपनी बेटी को सोने के जहेज के साथ नेज़े पर बुलंद किया है। फकत खुदा ही इमाम मुश्तबा को इस मक्कारी के शर से महफूज रख सकता है। हाकिम बुजुर्ग के हुक्म से हजरत वाली मुख्तार ने लड़ने के लिए कमर कस ली है, ताकि गलती करने वालों और बागियों की गर्दन तोड़ सके। अरब और अजम की लड़ाई मक्कार दुश्मनों की एक चाल है। शिप्रे बक्की, तलवार हिंदी और जिरहे दाऊदी। लश्कर शाम की हैबत के बारे में जितना भी सुना होगा कम है। ऐसे लड़ाकू लोग मैंने आज तक किसी इंसान को उनके जैसी कद्दो-कामत का नहीं देखा। कुदरत खुदा की, उनकी गर्दनें गोया गाय की गर्दनें, रान देव की, कमर और बाजू गधे के बाजू, आंखें ऐसी खौफनाक जैसे देव की आंखें। जब मेरी नजर उन जिन्नात पे पड़ी तो फौरन मैंने अपना कलमा पढ़ लिया। मैंने इल्तमास की तो समझ गए मैं इराकी हूँ। आपकी आंखें बुरा दिन न देखें,
मुझे उल्टा लटका कर इतना मारा, मत पूछें। हम कैसे मान लें कि तुम इराकी हो? कैसे? मेरे लहजे से हम इराकियों का ऐन गैन शामियों के ऐन गैन से फर्क रखता है। अमान उनके कूजों से, वो कूजे नहीं काली बुलाए हैं। खुदाया मुसलमान न देखे, काफिर न सुने, बहनों में से कोई हामिला तो नहीं? शाम के लश्कर के खौफ ने तुम्हारी अकल को जायल कर दिया है। कूजे का आमला औरत से क्या वास्ता? तो ये कि मैं नहीं चाहता कि मुसलमानों में से किसी बच्चे का कातिल बनूं। अगर कोई हामला औरत की सुन ले कि मैंने शामियों के कूजों में क्या देखा, तो डर के मारे उसका बच्चा गिर जाएगा। इन अदाओं से तो तुमने हमारी जान निकाल दी। अब बता भी दो कि तुमने कूजों में क्या देखा? बिच्छू, जंगजू बिच्छू, 1000 बिच्छुओं वाले कूजे ऊंटों पे लाद के लाए हैं और मजीदीकों के जरिए उन्हें मदान के घरों पे फेंकना चाहते हैं। मैंने अर्ज किया था ना, खुदाया माफ करना, शरई जिम्मेदारी के तौर पर मुसलमानों को इस खतरे से आगाह करना था। खुदाया माफ करना। ये सब फितने सिर्फ और सिर्फ फजूल बकवास है। मुझे तो ये शाम का दज्जाल लगता है। खुदाया हमें शाम के दज्जाल के शर से महफूज रख। इतने सारे बिच्छुओं को कूजों में कैसे डाल सकते हैं? कूजे को बिच्छुओं से भरा है, ना ये कि बिच्छुओं को कूजे से। बेशक ये शामी चेलों में से है, इसके हाथ पांव बांध दो। जी अमीर। उतरो सर। बिच्छू कैसे? और ये शहर मदाइन, आपके शहर को खुदा की मदद से ऐसे शामियों के जेलों से पाक कर दूंगा। किस गुनाह में मारा गया? ऐ मदाइन के लोगों, किस गुनाह के जुर्म में? आप लोगों को एक बेहुदा जंग का लुक्मा बनाना चाहते हैं। आज आप लोग उस शख्स के मेहमान हैं जिसकी खातिर आप लोगों का खून बहाए जाने की कोई दलील नहीं है या नामूस की बेहुरमती हो। कहीं देर ना हो जाए और शामी आप लोगों पर मिंजनीकों से और रोमी तोपों से हमला करके आपके घरों को जला दे। हसन इब्ने अली के पास क्या जवाज है कि वो आपके शहर की तरफ आए, जबकि उसे पता है कि वो जंग हार चुका है। मैं उन मुजाहिदों के मजमे से आ रहा हूँ जो अपने शहीद भाई जरा इब्ने सनान के अज़ादार हैं। वो शहीद जिसने सिर्फ कसद कुर्बत की नियत से अबू तुराब के बेटे को जख्मी किया और खुद शहादत पर फाइज हो गया। ला हुक्म भाइयों, शरीयत मोहम्मदी में कहाँ ये लिखा है कि ईरान और रोम जैसी हुकूमतें विरासतों की जद में रहें? मुआविया अपने कबूतरबाज और बंदर से खेलने वाले बेटे के लिए हाथ पांव मार रहा है और अली के बेटे रसूल की रिश्तेदारी का गलत फायदा उठा रहे हैं। वो बोलना आ गया है तुम्हें आरज़ा? खाली मैदान में निजत पड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम खारजियों पे लानत हो कि अरब के लिए बायस नंगवार हो। तुम लोग जो आज माविया को काफिर समझते हो, कल सिफ्तैन में उनके मुसलमान होने पर क्यों गवाही दे रहे थे और क्यों उसके हाथों पे बैच कर ली? सुन रहे हो भाइयों, हम पर तोहमत लगा रहे हैं कि हम दीन से खारिज हो गए, जबकि शरीयत मोहम्मदी पर वफादार तरीन उम्मत हम हैं। हमारा कल और आज का नारा एक ही है, न मुआविया, न अली और न उनके बेटे। जब तक ये लोग हुक्मरान रहेंगे, भाई भाई की जंग बपा रहेगी
اور مسلمانوں کے جسم کے ٹکڑے خاک پر گرے ہوں گے اور مسلمین کے درمیان فتنہ رہے گا۔ خدا کی قسم، جب تک یہ سارے فتنے باقی ہیں جہاد سے بڑھ کر کوئی فضیلت نہیں۔ کیا ہوا؟ مختار نے کھیتی باڑی چھوڑ دی؟ اگر ضرورت ہے تو مختار کی موجودگی میں رجز خوانی کرو۔ یہ تنازع اب دیکھنے والا ہے۔ اب آیا مد مقابل۔ میں نے سنا ہے کہ وہ سپہ سالار بن گیا ہے۔ ڈنڈورا پیٹنے والے تو اس کے امیر مدائن ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ امیر مدائن تو تھا۔ مختار امیر مدائن کہاں سے ہو گیا؟ مدائن کا امیر مختار کا چچا ہے۔ عجیب بات ہے کہ چمگادڑ دن کے اجالے میں میدان میں نکل آئے۔ جہاں تک میں جانتا ہوں چمگادڑ روشنی سے ڈرتا ہے اور رات کی تاریکی میں شکار کے پیچھے بھاگتا ہے۔ تم تو غیر جانبدار تھے اور اس بھائی بھائی کی جنگ کے خلاف تھے ابو اسحاق۔ اس کا مطلب ہے تمہیں بھی فریفتہ کر لیا ہے ان لوگوں نے۔ تم نے کس لالچ میں اپنے دین کو دنیا کے بدلے بیچ دیا مختار؟ بادشاہی عراق کے بدلے؟ کیسے؟ جانتے ہو کیوں میں بقول تمہارے اس بھائی بھائی کی جنگ میں کسی کی حمایت نہیں کر رہا تھا؟ اس کی دلیل اس عدالت پر غصہ ہے جو تم جیسے حیوانوں کو بھونکنے اور پنجہ مارنے کا موقع دیتی ہے، اور تم لوگ عوام کے درمیان اپنے جاہلانہ افکار کو چلا چلا کر پھیلاتے ہو۔ خوارج میری نظر میں کافر حربی ہیں جن کا خون بہانا حلال ہے، چاہے وہ تلوار کھینچیں یا نہ کھینچیں۔ فقط اس بار تم لوگوں کے خون سے گزر رہا ہوں۔ حکم الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس کی اطاعت کرتے ہو۔ اب تم لوگ دفع ہو جاؤ اور میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ ایک اور بار تم لوگوں کو میں نے دیکھ لیا، تمہاری ماں کو تمہارے غم میں رلا دوں گا۔ جاؤ اور اس پیغام کو اپنے خبیث دوستوں تک پہنچا دو۔ کیا تمہاری تلوار بھی تمہاری زبان کی طرح رجز خوانی کرتی ہے عراق کے مستقبل کے بادشاہ؟ آج تک اپنی تلوار سے کتے کو نہیں مارا۔ گیان، اس شیطان کی فوج کو کوئی موقع مت دینا۔ اس گروہ کی رہائی رعیت پر ایک جفا ہے۔ ان سب کو محل کے قید خانے میں لے جاؤ۔ جی امیر۔ اچھی طرح سے کان کھول کر سن لو، آج کے بعد کوئی بھی تلوار یا لکڑی یا چھڑا وغیرہ لے کر شہر میں شور و بلوا برپا کرے گا وہ میرا دشمن ہے، مجرم ہے، چاہے وہ عرب ہو یا ایرانی، اموی ہو یا علوی۔ آج کے بعد مدائن میں امن و امان کا ذمہ دار مختار ہے اور کوئی نہیں۔ چور چور چور! کیوں چہرے پر 12 بجے ہوئے ہیں میری جان؟ ہوا کیا ہے؟ مختار میدان میں اتر آیا ہے، تم نے نہیں سنا کیا؟ کیوں نہیں؟ مدائن میں آگ لگ گئی اور مختار نے پانی کی طرح اس کو بجھا دیا۔ کیا نقشہ کھینچا ہے اس نے؟ کسی کو بھی منہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے گھر میں روکنے میں ناکام ہو گئی نا؟ میں نہیں کر سکی حنانا، وہ جال میں نہیں پھنسا، اور تو اور ناریہ کا عشق بھی اسے روک نہیں سکا۔
اس نے اپنے کان ہر وسوسے کے لیے بند کر لیے ہیں۔ تم کیوں اپنے آپ کو پریشان کر رہی ہو؟ اگر مختار میدان میں اتر آئے تو کیا اس نے عمر کے ہاتھ باندھ دیے ہیں؟ جب عمر عراق کا بادشاہ بننا چاہتا ہے تو پھر تو اسے مختار کی رکاوٹیں ہٹانی پڑیں گی۔ کیا وہ ایسا کر سکتا ہے حنانا؟ اگر تم چاہو تو کر سکتا ہے۔ اب اس نے کون سا خواب دیکھا ہوا ہے؟ اچھا ہی دیکھا ہے بیٹا، عمر اور مختار بچپن سے ہی دوست ہیں، معاملے کو مل کر حل کر لیں گے۔ ادھر آؤ، اگر تم سنو گی تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے کہ اس نے تمہارے لیے کون سی چال سوچ رکھی ہے۔ ان رگنے والے مجوسیوں کو قتل کر دو۔ چلو اے جاہل مجوس، تم لوگ واجب القتل ہو، تڑپو اور تڑپو۔ حق کس کے ساتھ ہے؟ ہاں، معاویہ یا علی؟ ہر جائے سے نسل پر سرم وہ صرف یادو جو معاویہ کے کتوں کی خوراک میں سے لے کر آئے۔ حق اس کے ساتھ ہے جس کے پاس سونا ہے یا خدا کی طاقت۔ مار چکے خدا کی پناہ، یہ انسان کا سر ہے یا گدھے کا سر؟ یہ سینگ تمہارے سر پر کیا کرتا اے خر، تو نے گڑھا کھودا، اسی میں تو گرے گا، بے شک تم گرے گا۔ اے خر، تو نے جو کیا ہے سو بھگتنا تو پڑے گا، پٹ پٹ کے مرے گا۔ اے خر، کیونکہ تو گدھا ہے تجھے چابک بھی پڑے گا، سہنا تو پڑے گا۔ اے خر، تو دھوبی کا کتا ہے جو نہ گھاٹ نہ گھر کا، وہ ہمارے بڑے اور چھوٹے پر رحم نہیں کرے گا۔ ٹنڈا کھانے والے عرب، تمہارا دل مدائن اور مدائن والوں کے لیے فکر مند نہیں، بلکہ سب کو پتا ہے کہ خضرمی عرب معاویہ کے چیلے ہیں۔ تم لوگ ڈر رہے ہو کہ کہیں معاویہ تمہاری روٹی رشوت نہ بند کر دے۔ احمد گنجے، معاویہ اتنا سخی ہے کہ اگر کھدے کو بھی استبل میں باندھتا ہے تو اس کی آگے اشرفیاں ڈال دیتا ہے۔ تم جو علی کے بیٹے کی محبت کا چرچا کرتے ہو، وہ تمہیں کون سے پھولوں کا ہار بنا دے گا، کھدے کہیں گے۔ علی کے بیٹے کی عدالت کے لیے یہی بات ہے کہ وہ عرب اور عجم کو ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہم ان کی صدا پر جان دینے کو تیار ہیں۔ خدا یہی وجہ کافی ہے کہ ہم علی کے بیٹے کے خون کے پیاسے۔ تم لوگ بہت بڑے بیوقوف ہو، اس آرزو کو تم لوگ قبر میں لے جاؤ گے کہ عرب اور عجم ایک ہوں۔ معاویہ کے گدھے عرب لوگ کس قبیلے سے ہیں؟ تمہاری زبانیں کسی جانور کا لقمہ بن گئی ہیں؟ میں تم سب کی زبانوں کو کاٹ دوں گا تاکہ ساری زندگی اپنا تعارف نہ کروا سکو۔ تم ہمیں سولی پر چڑھانا چاہتے ہو تو چڑھا دو، ہماری قوم و قبیلے سے تمہارا کیا واسطہ؟ تمہیں سولی نہیں چاہیے، بڈھے کوڑے چاہیے تمہیں۔ فتنہ گر، شر اور شرارت تمہاری نگاہوں میں کیڑے کی طرح ریڑھ رہا ہے۔ سرکار، یہ لوگ حضرمی عربوں میں سے ہیں۔ تم عجموں کے کس شاخے سے ہو؟ دیلم کے عجموں میں سے ہوں۔
خزرمی عرب اور دیلمی عجم کا تنازع، اس کا مطلب ہے جنگ، اموی اور علوی کی جنگ۔ مگر یہاں پر کیوں؟ مدائن میں، رنگنے والوں کے بازار میں کیوں؟ شہر کے اندر تنازع کا مطلب فتنہ انگیزی، یعنی جنگ، قانون اور امن کے خلاف جنگ، امیر سے جنگ۔ آج اس شہر کا امیر میں ہوں۔ لڑنے کے لیے مر جاتا ہوں میں۔ کیان؟ جی امیر۔ ان سب کے نامہ اعمال کا بغور جائزہ لو۔ جس نے بھی کوئی ضرب لگائی ہے یا کھائی ہے وہ مجرم ہے۔ جناب عالی، آپ پوچھیں گے نہیں یہ شور شرابہ اور لڑائی کس بات پر ہے؟ یہ سب قاضی کا کام ہے، نہ کہ امیر کا کام۔ دماغ ٹھکانے آیا؟ یہی تھی وہ عدالت جس کے لیے تم خود کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے تھے؟ افسوس ہے مختار، میں سوچ رہا تھا کہ کرب مرد دلاور میدان میں اترا ہے تاکہ شیعہ خوار اور کمزور نہ ہو۔ کیا تمہیں یہ توقع تھی کہ میں اس خود فروش اور مریض حضرمی شیخ کے سامنے گونگا رہتا؟ علی کے بیٹے کی حمایت کے جرم میں مجھ پر کلاڑی اٹھائی تھی، تو کیا مجھے اپنی گردن کٹوا لینی چاہیے تھی؟ جو برحق ہے وہ عدالت اور قاضی کے فیصلوں سے ڈرتا نہیں ہے، اور ہاں وہ شیعہ جو دشمن کی چال میں مددگار ثابت ہو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ زندان میں ہی رہے اور سڑ جائے۔ مختار، خال المومنین معاویہ ابن ابو سفیان اس جنگ کا جیتنے والا بادشاہ ہے جو محمد کی میراث پر اٹھائی گئی ہے۔ تم اور تمہارے چچا اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ تم سیاست کے آدمی ہو مختار، علی کے بیٹے اور عراق کی حکومت کے بیچ سودا کیوں نہیں کر لیتے؟ زندان کیوں نہیں لے گئے؟ ہم نے چاہا کہ ان لوگوں کا تماشا دیکھیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ ان لوگوں کی گرفتاری ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو اب تک آزاد ہے۔ لوگوں کی آبرو سے کھیلتے ہو؟ لوگوں کی نظروں سے انہیں دور کرو۔ جی امیر۔ آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں بھائیوں، شاید اپنے بھتیجے کی مدد سے آپ لوگوں کی ضرورت کو چند دنوں کے لیے حل کر سکوں۔ یہ میرے بھتیجے مختار ہیں۔ السلام علیکم اے مختار۔ وعلیکم السلام، بیٹھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ابو عبید کے بیٹے مختار کے بارے میں بہت کچھ سنا، مجھے فخر ہے آپ سے ملاقات پر۔ ممنون و مشکور ہوں، بیٹھیے۔ خدا رحمت نازل کرے گزشتگان پر۔ جیسے ہی دروازے سے اندر آئے ہو مجھے ایسا لگا کہ میرا بھائی ابو عبید آیا ہے۔ تمہیں پتا ہے اس لباس میں کس قدر اس کی شباہت رکھتے ہو؟ مرحبا میری جان، تم نے میری عزت بڑھا دی۔ تمہاری خبریں ایک ایک باریکی کے ساتھ مجھے مل رہی تھی۔ کیا ضرب کاری لگایا ہے تم نے؟ میں نے سنا ہے کہ مفسدوں نے اپنے ہاتھ ملنا شروع کر دیے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ حالات پرامن ہو گئے ہیں، اب تمام سپاہی حالات پر مسلط ہیں۔ مرحبا میری جان۔ ہم ان واقعات سے پہلے
जो भी कुछ अपने अंबार हुकूमत में रखते थे वो इमाम के हुक्म पर बेच दिया। इस वक्त हुकूमत के मौजूदा अंबार मेरे हाथ की हथेली के जैसे हैं, साफ और पाक। बहरहाल मैं मदाइन के मालदार बाशिंदों की मदद से नाउम्मीद नहीं हूं। आप लोग साबात चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि सबसे पहले काफिले के साथ कुछ जरूरी अशिया और खाना वगैरह भिजवा दूं। खुदा आपकी इज्जत और जाहो मकाम में इजाफा फरमाए। अगर इमाम के पास आप जैसे 10 अफराद होते तो आज वो मुसीबत में ना होते। मगर मशीयत इलाही का क्या होगा भाई? शायद इस मुसीबत में वो रहमत छुपी हुई हो जिससे हम बेखबर रहें। आज मिसाल इमाम मुज्तबा रसूल खुदा की कल की हिकायत की जैसी है जो उहुद में हुई। उहुद की शिकस्त की एक बरकत यह थी कि उसके बाद मुसलमान बेदार हो गए। बिल्कुल सही। चलने की इजाजत देंगे? खुदा की पनाह में महफूज रहिए आप सब। जनाब मुख्तार, आप इराक के नामी गिरामी बहादुरों की नस्ल से हैं, दलेर और बहादुर मर्दों की नस्ल से। आपकी जगह नबी के फर्जंद के पास खाली थी। हमें फख्र होगा कि हम आपके हमरा तलवार चलाएं। जो खुदा चाहे सरदार, पनाह हक में। खुदा हाफिज। खुदा आप लोगों का मुहाफिज रहे। सुना तुमने चचा की जान, तुम बहादुर पहलवानों की नस्ल से हो। देख रहे हो तुम और तुम्हारा बाप लोगों की नजर में क्या मकाम रखते हैं। इस मकाम और मंजिलत को बचाना एक मुश्किल काम है। मैं कहता हूं कि इमाम की लश्करगाह साबात का एक चक्कर लगा लो। लश्कर इराक अपनी रूह खो चुका है। मुझे यकीन है कि वो लोग तुम्हें देखकर एक नई जान पकड़ लेंगे। बेशक आप सियासत में माहिर हैं चचा जान। आपने मुझसे कहा कि मदाइन के मामलात और इमाम की जान की देखभाल में आपकी मदद करूं। मैंने भी दिलो जान से कबूल कर लिया। मैं आपकी अमीरी और सिपहसालारी के बारे में जिस दिन तक इमाम मदाइन में है किसी भी मदद से गुरेज नहीं करूंगा, मगर उस जंग में जिसका अंजाम शिकस्त और रुसवाई है उसमें दाखिल नहीं होऊंगा। इसका मतलब है कि जो कुछ हुआ उसका उजाला नहीं करना चाहते। नहीं चाहता नहीं, बल्कि नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? तुम फरमा रवाई और मामलात को संभालने में एक बेमिसाल महारत और कुदरत रखते हो। तुमने एक आधे दिन में मदाइन को तस्खीर कर लिया। क्यों ऐसा सोचते हो कि इराक की एक निडाल फौज में दोबारा जान डाल दो? मैंने मदाइन को आधे दिन में फतह कर लिया क्योंकि मैं एक मुकम्मल इख्तियार रखता था, क्योंकि मैंने सरकूबी की सियासत से काम लिया। इमाम इस तरीके से मुत्तफिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इस तरीके में मुमकिन है कि बेगुनाह लोगों की भी कुर्बानी हो जाए। रंगने वाला बहराम इसका एक नमूना है। मुझे पता है कि वो बेगुनाह है, मगर उसे बंद नहीं करता तो अरब और अजम का शोर खामोश नहीं होता। बहुत खूब, यह भी एक दलील है। मुझे उम्मीद है कि इमाम का मदाइन में रुकना ज्यादा तूलानी न हो। तुम्हें किस बात का गम है मुख्तार? मेरी खेती बाड़ी, मेरी रियाया के मामलात। रोटी खाने वाले लश्कर को चलाना छोटा मशगला नहीं। कियान, मुख्तार के एक अहम मशगलों में से एक तुम हो। इस शेर बहादुर को औरत, ज़राअत और रोटी पानी में कैद किया हुआ है तुम लोगों ने। कियान, मेरा अहम मशगला तुम हो? मैं आपका गुलाम हूं मुख्तार। चुकंदर की तरह लाल क्यों हो गए? मरहबा इस हया, तवाज़ु और गैरत पर। इस किनाया से आपका मतलब क्या है? कियान ने जारिया को मुझसे मांगा है। मैंने तुम्हारी रजामंदी की शर्त रखी है।
क्या तुम नाराज हो गए हो अबू इसहाक? हमारी दोस्ती के बारे में सोच रहा था। कुछ गलत तो नहीं सोचा ना? हकीकत यह है क्या मेरा रियाकारी न करने वाला दोस्त मेरी बहन के रिश्ते की खातिर मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है। एक अजीब सा एहसास है कियान, जारिया मेरी सगी बहन है और मेरे घर में बड़ी हुई है। ठीक है कि मैंने उसे बाप की तरह पाला है, मगर मान लो कि मैं उस पर मुकम्मल इख्तियार नहीं रखता। तुम्हारा हमसे मिल जाना भी मेरे लिए एक अच्छा एहसास है, मगर इन सब बातों के साथ मुझे कुछ नहीं कहना। आज रात मेरे घर आओ और अपने वक्त को देख लो। मेरी रजामंदी तो सिर्फ आधा मसला है। मगर हतमी जवाब जारिया देगी न कि मैं। एक गहरी मिठास का बायस थी जो कि बदकिस्मती से ना हो सकी। इस लड़की की लापरवाही और बेअदबी बेजवाब नहीं रहेगी। मैंने जितनी रोटी उसे खिलाई और लिबास पहनाया, उतना हक भी रखता हूं कि उसे तमीज सिखाऊं। मरहबा मरहबा उम्मे साबिक, क्या बिच्छू आस्तीन में पाला है तुमने। मेरी हुर्मत जहन्नुम में जाए। ये होती है मेहमान नवाजी। तुम कूजू को मेरे सर पर क्यों तोड़ रहे हो मुख्तार? जनाब कियान, मुख्तार ने आपकी मर्जी के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया था। मैं समझ रही थी कि हमेशा की तरह अपने दोस्त को देखने के लिए आए हैं आप। अगर मुझे पता होता कि आप क्यों आ रहे हैं तो मैं जारिया को समझा देती कि कम से कम बदतमीजी ना करे। मैं भी शर्मिंदा हूँ। मैंने ये जुमला अरबों की जबान से बहुत सुना है बानो। कोई बात नहीं। बदतमीज गुस्ताख कहीं की। नहीं अबू इसहाक नहीं, तुम्हें कियान की जान की कसम। वो अभी जवान और मगरूर है। बखुदा उसके गुरूर ने ही उसके इश्क की आग मेरे दिल में जलाई। मैं गुजारिश करता हूँ कि आप सब्र करें। तुम दखल मत दो कियान। उस लड़की ने मेरे गुरूर और शराफत को पामाल किया है। मैं हाथ जोड़ता हूँ बानो, आप ही कुछ कीजिए। जारिया मेरी बेटी की तरह है। मैंने उसे माँ का साया दिया है। चंद ताजियानों की जलन उस मर्द के पास रहने से बेहतर है जो कि हमारी जिन्स में से नहीं है। अहानत का इरादा नहीं है मेरा। तुम्हें खुद इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम वाकई उसी मर्द के बेटे हो जिसने सबसे पहले ईरान पर हमला किया। उस मर्द के बेटे जो बहादुरों को जेर कर देता था। उस हाथी के शिकार करने वाले के बेटे जिसका अंजाम ये हुआ कि एक ईरानी हाथी के पांव के नीचे आके मर गया। तुम उस बाप के बेटे होते तो तुम्हारा गारतगर दोस्त एक बेनामो निशान ईरानी ना होता। अपने मुंह से ज्यादा बड़ी बात कर रही हो बदशक्ल बेअदब लड़की। मैं अपनी औकात के मुताबिक बात कर रही हूँ मुख्तार। मैं एक अरब की बेटी हूँ, अबू उबैद सकफी की बेटी जो अपने आप में एक लश्कर था। तुम अब तक मुझे उस यतीम बच्चे की नजर से देखते हो जिसके भाई ने उस पर एहसान किया और उसे बड़ा किया। तुमने मेरी कफालत की ताकि मेरी जान का सौदा करो। तुम अगर मेरे दिलसोज भाई होते तो इस तौहीन को मेरे हक में कभी कबूल न करते। तुमने कैसे कबूल कर लिया कि एक बेनामो निशान ईरानी अरब की तमाम तर रस्मों को पामाल करके अपनी हवस की नजर कर दे मुख्तार? फजीलत किसी कौम, नजाद और कबीले से नहीं है नाफहम लड़की। हम मुसलमान हैं। उस ईरानी के बारे में क्या जानती हो जो इस कीने और बुग़्ज़ के साथ उस पर हमला कर रही हो? तुम एक ना से भी उसे जवाब दे सकती थी। उसने मेरी तौहीन की और मैंने भी उसकी तौहीन का जवाब दे दिया। मुझे यकीन आ गया कि जाहिल अरब का खून तुम्हारे रगों में जारी है। गौर से सुनो जारिया, अब तक मैं समझ रहा था कि हलाल लुक्मा तुम्हारी वहशियाना खुल्क को खूब को बदल सकता है। आज के बाद से तुमसे उन जाहिल अरबों की जबान में बात करूंगा, उन्हीं तैग व तबर की जबान में जिन पर इस कदर नाच रही हो। तुमने मेरे दस्तरखान पर कद निकाला है, बस तुम मेरी कनीज हो। अब तक भी यही था।
तुम ने हमेशा से एक बुरी नजर से मुझे देखा है। तुम मेरे मालिक हो ना कि भाई। चाहो तो जिस भी कीमत पर दिल चाहे अपने उस ईरानी दोस्त के हाथों बेच दो मुझे। कियान को दुल्हन चाहिए, बिच्छू नहीं। मैं तुम्हें कभी भी नहीं बेचूंगा। इस कदर कुंवारी रहो, इस कदर कुंवारी रहो कि तुम्हारे सर के बाल तुम्हारे दांतों के रंग के हो जाएं। शाबाश, शाबाश है जो तुमने इसे तमीज सिखाई है। मैंने उसका साथ नहीं दिया मुख्तार। जारिया एक तन्हा लड़की है। आज उन लड़कियों की खुशनसीबी के बारे में बात कर रही थी जो जिंदा दफना दी गई हैं। वो तमन्ना कर रही थी कि काश वो लड़का पैदा हुई होती। मुझे डर है कि वो पागल ना हो जाए। एक वहमे इश्क की दीवानी हो गई है। अगर तुम्हारा दिल उसके लिए जलता तो तुम उसके लिए एक अच्छी माँ साबित होती। तुम तो नाइंसाफ नहीं थे मुख्तार। उसे अपने शौहर के इंतखाब का हक दे दो। इंतखाब करे मगर पिसरे साद अभी वकास को नहीं। मेरे लिए ये नंगवार का बाइस है कि मेरा बहनोई उम्र साद हो। नारिया, अगर मेरे गुरूर को जख्मी किया तो अपने इश्क का सर कलम कर दूंगा। देखा अरब का आजम से क्या रिश्ता है। अगर मेरी जबान से इनकार सुन लेते तो शायद हजारों ख्यालात तुम्हारे जहन में आते। मैंने सोचा कि तुम ना का जवाब खुद उस सरफिरी और पागल लड़की के मुंह से सुनो। वो मुख्तार जो मैदान जंग में एक नारा लगाकर फौज को डरा देता है और उनके तन बदन में रोंगटे खड़े कर देता है, उसकी अपने घर की हुकूमत में एक चूहे जितनी अहमियत नहीं है। दर्दनाक बात तो यह है कि मुख्तार एक अली का शिया उस लड़की पर आशिक हो गया जिसके बाप को रसूल खुदा ने लानत की है। उस इश्क की रुसवाई मेरी 7 पुश्तों के लिए काफी है। नहीं किया, तुम नहीं। तुम अली के मुखलिस शिया होते हुए ऐसा शरीक हयात चाहते हो जो मलामत की हकदार है। यह नंगवार काफी है कि उम्र साद एक गंदा और मक्कार भेड़िया जारिया के करीब बैठा है और अपने बाप के नाम और नमूद की बिना पर उसे फरीफ्ता कर रखा है। मेरा हाथ उस दज्जाल तक पहुंच जाए तो उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। मरहबा, ahsanat। उमर इब्ने साद इब्ने अबी वकास के लिए फख्र का बाइस है कि मुख्तार इब्ने अबू उबैद सक़फ़ी उसका दुश्मन है। मुख्तार बुजुर्ग को गुस्सा दिलाकर बहुत गुरूर का एहसास कर रहा हूँ। आज की रात इस घर में क्या हो रहा है? किस घटिया इंसान की चाल है ये? तुम मेरी आबरू और शराफत से खेलने के लिए आए हो हरामजादे। ज्यादा मत चिल्लाओ मर्दे मोमिन, खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ ना हो जाए। ये कोई मैदान जंग नहीं जहां तुम तलवार खींच रहे हो। गिलाफ में रखो इसे। मैं मेहमान बनकर आया हूँ। उस मेहमान पर तलवार खींचना जो निहत्ता हो, ये कोई जवां मर्दी नहीं है। जिस निजासत ने इस घर को नापाक किया है, से कौन से पाक हो सकती है? आज की रात ये घर हम दोनों में से एक का घर है। मैं ये नहीं चाहता कि लोगों में ये बात फैल जाए कि उम्र साद अपना दिफा भी नहीं कर सकता था और मुख्तार ने उसकी जान ले ली। मैं तुम्हें मौका देता हूं कि जो खंजर कमर पर बांधा हुआ है उससे अपना दिफा करो। इसका मतलब है मैंने तुम्हारे बारे में जो फहम फरासत का सुना तो वो मुबालगा था। सर भी जाओ, मुख्तार के चचा को खबर दो जल्दी। जी बानो।
मेरा जुर्म मालूम करने के बाद मुझे मारना नहीं चाहोगे? तुम्हारे जुर्म को तुम्हारी कब्र पर लिख दूंगा। अपना दिफा करो। मैं जारिया का हाथ मांगने आया हूँ, जंग करने नहीं। जारिया तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं जारिया के आंसू नहीं देखना चाहता। नारिया, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, सिर्फ तुम मुख्तार को ठंडा कर सकती हो। मैं डर रही हूँ जारिया, वो आज रात बहुत जख्म खा चुका है। बेवकूफ न बनो मुख्तार, हम इस मौजू को मर्दाना अंदाज में हल कर सकते हैं। मैं तो अपने सामने मर्द नहीं देख रहा। तुम अगर मर्द होते तो आली उमैया की दरगाह में किसी कुत्ते की तरह न भौंकते। मुआविया ने तुम्हारे बाप को जहर से मार दिया और तुमने बजाय इंतकाम के अबू सुफियान के बेटे के हाथ पांव चूमने शुरू कर दिए। जो अपने बाप के खून पर थूके वो उस हैवान की तरह है जो अपने ही मुर्दगान का गोश्त खाकर अपना पेट भर लेता है। खंजर निकालो, लाश खाने वाले नामर्द, अपना दफा करो। याद रखना, तुमने खुद कहा था। मैं आज रात खैर के इरादे से इस घर में आया था। अफसोस है कि मेरे हिस्से में शर आया। खूब सरब लगाते हो मुख्तार, मगर मैं भी जंगजू आदमी हूं। आज की रात या तो इश्क के किले के दीवाने और सरफिरे दारोगा पर गलबा हासिल कर लूंगा, या फिर माशूक के विसाल की राह में जान दे दूंगा। नारिया, इससे पहले कि वो अपने इश्क को मार दे, कुछ करो। इस जंग का अंजाम सो का लिबास है जो हम दोनों में से कोई एक पहनेगा। मेरे भी हाथ पांव फूल रहे हैं जारिया। अब तक मुख्तार को मैंने इस हाल में नहीं देखा था। तेरा पांव टूट जाए सभी कहाँ चले गए। फकत सईद ही इस जंग की आग को बुझा सकते हैं। आज साबित कर दूंगा कि फातेह ईरान का बेटा हूं। ईरान के फातेह सरदार के बेटे, अगर जरा बराबर भी कोई इज्जत तेरे लिए बची है तो वो तेरे बाप की तरफ से मीरास है। बाप की फतूहात पर नाज करना हुनर नहीं है। मैं देख रहा हूँ किस तरह तुम मिट्टी में लौट रहे हो। बेहुनर अपने मुकाबिल को तलब करना इतने शोर में मुमताज है। रुक जाओ चचा की जान। तुम कहां और सफेद महल कहां पे साथ? अमर खैर के लिए आया था मैं। आपके महल के रस्सी तोड़ाने वाले कुत्ते ने मुझे पंजे दिखाना शुरू कर दिए। कौन सा अमर खैर नामर्द? हाथ मांगने आया था मैं, जारिया का। जो खुद गधा होता है वो दूसरों को भी अपनी तरह गधा समझता है। हाथ मांगे जाने के भी कुछ रस्म मरासिम होते हैं। तुम घर वालों की इजाजत के बगैर, दक्कुल बाप के बगैर, और वो भी उस रात में जब सफेद महल रसूल खुदा के बेटे का मेजबान है, इस हुकूमती महल में आए हो ताकि लड़की का हाथ मांगो। तो कहां गलती की है मैंने? इजाजत के बगैर इसलिए आया हूं क्योंकि जानता था कि मुझे खुशामदीद नहीं कहा जाएगा। दरवाजा नहीं खटखटाया क्योंकि मुझे पता था कि दरवाजा मुझ पे नहीं खोला जाएगा। आज की रात ये महल रसूल खुदा के बेटे का मेजबान है, तो मैं भी तो रसूल खुदा की सुन्नत हसना पर अमल करने के लिए आया हूं। कहीं न कहीं गलत बयानी से काम ले रहे हो उमर। हमने हुक्म दे रखा था
کہ جو کوئی بھی بغیر اذن دخول داخل ہو جائے اس کا خون بہا دیا جائے۔ تم کیسے اس محل میں گھس آئے اور اب تک زندہ ہو؟ خوب، یہ تو میرا اقبال بلند تھا کہ میں اب تک زندہ ہوں، اور یہ دیکھیے میرا خون بھی بہا ہے۔ تمہارا اقبال بلند نہیں تھا، احتمال اس بات کا ہے کہ ہمارے محل کی دیواریں مضبوط نہیں تھیں۔ شاید ہمارے دروازے کا محافظ کسی درہم و دینار کی تھیلی سے کمزور پڑ گیا ہو۔ جلد پتہ چل جائے گا کہ رشتہ مانگنے کے بہانے کے پیچھے کون سی غلط نیت چھپی ہوئی تھی۔ ڈال دو اسے قید خانے میں۔ تم تو ایک عقل مند اور باتقوا مرد ہو حضرت والی، کس عدالت پسند دلیل کے تحت مجھے قید کر رہے ہو؟ ابھی کوئی حکم صادر نہیں ہوا ہے، تم چند دنوں کے لیے محل کے مہمان ہو۔ جناب والا، علی کے بیٹے کے لیے کوئی در و دیوار بچے ہی نہیں ہیں جنہیں مجھے فتح کرنا پڑے۔ آپ خواہ شک کر رہے ہیں۔ یہی تو تم غلط فہمی کے شکار ہو گئے ہو۔ میں جب تک رسول خدا کے بیٹے کا میزبان ہوں یہ تہیہ کر چکا ہوں کہ شامی شیطانوں کے طریقے پر حکومت کروں۔ اگر کوئی دلیل ہوئی تمہارے پاس تو میں محاکمے میں سنوں گا۔ اس بچھو کو میرے حوالے کر دیں چچا جان، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کی زبان کھلوا دوں گا۔ ایک شرط پر مختار، وعدہ کرو کہ اسے مارو گے نہیں۔